Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a light science specialist. इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम क्या है, इसके बारे में पिछले वीडियो बताए थे आपको हम। जो हमें रिपोर्ट मिलता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और जिस मशीन से इसको किया जाता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो पेपर पे मिलता है उसको हम कार्डियोग्राफिक पेपर कहते हैं। दूसरी बात है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्यों करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जानने के लिए करते हैं। कितने समय में कितना इलेक्ट्रिक करंट बनता है और किस डायरेक्शन में वह मूव करता है, कितना वोल्टेज बनता है, इसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं। पहली बात है। नंबर 2, इसका हम किस किस डिजीज में कराते हैं? इसको हम लोग हार्ट के डिजीज में कराते हैं, जैसे हार्ट अटैक हुआ है, या इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, या RHD है, रोमैटिक हार्ट डिजीज है, कंडक्टिव ब्लॉक है, पेसमेकर डैमेज है, इसमें हम कराते हैं। या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, बॉडी में पोटासियम का लेवल बढ़ गया है, सोडियम का लेवल घट गया है, कैल्शियम का लेवल अबनॉर्मल है, तो इसको जानने के लिए भी ECG कराते हैं। वैसे मरीज को कराते हैं जिसको कि बार बार चक्कर आता है, फेंट कर जाता है, सिनकोप होता है, चेस्ट पेन होता है, बॉडी में पैर में स्वेलिंग होता है, तो ये सब पेशेंट को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करा करके देख लेते हैं। अब हम लोग बताए थे आपको कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 3 तरह के होते हैं। रेस्टिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दूसरा बताए थे आपको TMT बताए थे, ट्रेडमिल टेस्ट बताए थे, जिसको एक्सरसाइज ECG बोलते हैं, और तीसरा बताए थे एम्बुलेटरी ECG, जो कि होल्टर मॉनिटरिंग बोलते हैं, जो 24 घंटा का रिकॉर्ड देखते हैं। इसके बाद हम बताए थे आपको कि ECG करने के लिए हमें क्या चाहिए? बॉडी पे हम लीड लगाते हैं। लीड मतलब इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड आपको 2 वेराइटीज के होते हैं, यूनिपोलर इलेक्ट्रोड और बाइपोलर इलेक्ट्रोड। यूनिपोलर इलेक्ट्रोड जो होता है 2 तरह के होते हैं, चेस्ट लीड होता है और लिम्ब लीड होता है। चेस्ट लीड में बताए थे कि 6 तरह के होते हैं चेस्ट लीड, और लिम्ब में होता है 3 तरह के होते हैं, जिसको कि हम लोग बताएंगे ग्राफ में अभी आपको हम। तो ये हम लोग ग्राफ में हम लोग इसको अलग अलग साइट से इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं, जिसको ECG बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हम बताए थे आपको कि लीड कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं ECG ग्राफ का अबनॉर्मलिटी। ग्राफ को देख करके आप कैसे समझिएगा कि ये कौन सी बीमारी है ना। तो इसके लिए पहले हम लोग बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे आपको, जो ग्राफ जो होता है, या आप जैसे भी देखे होंगे, ग्राफ में एक डीप लाइन होता है। आप देखे होंगे डीप लाइन होता है, और डीप लाइन के बाद आपको क्या मिलते हैं? लाइट लाइन मिलता है। लाइट लाइन जब भी आप देखें तो डीप लाइन जो होता है वो 5 स्मॉल स्क्वायर से मिल के बनता है। 5 स्मॉल स्क्वायर से मिल करके एक लार्ज स्क्वायर बनता है। जैसे ये आपको मिलेगा एक स्मॉल, बना देते हैं 2 3 4 और 5, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 हुआ, 2 3 4 और 5। देखिए ये क्या है आपका। आप ग्राफ पे देखिएगा ना, तो आपको ये छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर मिलते हैं, और इसके बाद एक लार्ज स्क्वायर मिलता है। स्मॉल स्क्वायर का जो डिस्टेंस देखिएगा, ये 1 mm का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। इधर भी 1 मिलीमीटर का होता है। तो अगर एक लार्ज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 मिलीमीटर का होता है। तो स्मॉल वाले कितने होते हैं? 1 मिलीमीटर का, और लार्ज वाला हो गया एगो तो 5 मिलीमीटर बोलते हैं। इस ग्राफ में 2 एक्सिस होता है। एक होता है X एक्सिस, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल होता है, एक होता है Y एक्सिस, जिसको हम वर्टिकल कहते हैं। तो X एक्सिस में हम देखते हैं टाइम, X एक्सिस में टाइम देखते हैं, सेकेंड में टाइम देखते हैं, या Y में देखते हैं वोल्टेज। यहाँ देखते हैं वोल्टेज, इसको मिली वोल्ट कहते हैं। तो देखिए 1 mm की बात करें अगर बाय द वे X एक्सिस की तरफ, तो 1 mm का मतलब होता है 0.04 सेकेंड। तो एक लार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.2 सेकेंड बोलेंगे। तो यानी कि एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में होता है। तो पूरा एक कार्डियक साइकिल कितना कवर करेगा? 4 गो लार्ज और 20 गो स्मॉल कवर करेगा। ये आप समझ में आ गया आपको। अगर बाय द वे हम वोल्टेज की बात करेंगे तो Y एक्सिस में 1 mm का मतलब होता है
0.1 मिली वोल्ट होता है। चलिए, ये तो हो गया आपका, पिछले क्लास में बता दिए थे आपको ग्राफ के बारे में। आज हम समझने जा रहे हैं कि जो ग्राफ पे आपको जो मिलता है, उस ग्राफ पे आप क्या देखते हो, उसमें रिकॉर्ड जो देखते हो, क्या क्या रिकॉर्ड देखते हैं, जरा उसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ग्राफ पे समझना हमको है, ये आपको बता चुके थे। जैसे देखिए, ग्राफ पे आपको क्या मिलता है, ये आपको होगा एक वेव, फर्स्ट वेव, यहाँ पे आपको मिलेंगे सेकंड वेव, यहाँ पे आपको मिलेंगे थर्ड वेव, यहाँ पे चौथा वेव, यहाँ पांचवा वेव, और एक यहाँ छोटा सा वेव। और देखिए, इसी ग्राफ के बारे में बताए थे आपको कि इसी जी में आपको इस ग्राफ को डिनोट क्या किए थे। जैसे इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q, R, S, T और U। देखिए, ये ग्राफ में आप देखिए बड़ी गौर से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में टोटल एक ग्राफ 20 स्मॉल टेबल में कवर होती है और 4 लार्ज टेबल में कवर होता है। इसको कंफर्म याद रखना होगा। दूसरी बात है, इसको हम बोलते थे, P को बोलते हैं एट्रियम सिस्टोल कहते हैं। यानी एट्रियम सिस्टोल का मतलब एट्रियम डीपोलराइजेशन। देखिए, डीपोलराइज के मतलब क्या होता है, जब डिपोलराइज होता है मसल ना, तब वहाँ पे कंट्रेक्शन होता है। डिपोलराइज का मतलब क्या होता है, वोल्टेज लॉस होता है, सिस्टोल होता है उस समय। तो इस समय जो P वेव जो होता है वो एट्रियम सिस्टोल को बताता है, या एट्रियम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। दूसरा आपका होता है Q, R, S, और यहाँ तक में ये जो देख रहे हैं Q, R, S, ये आपको वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को बताता है। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकल सिस्टोल बोलते हैं। पहले बोले ना कि डिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल होता है, उससे मसल कंटेक्ट होती है। तो ये हो गया, पहला वाला हो गया एट्रियम डिपोलराइज, और दूसरा वाला हो गया वेंट्रिकल डिपोलराइज बोलते हैं। डिपोलराइज का मतलब इस समय सिस्टोल होता है। तो इस समय एट्रियम सिस्टोल और इस समय वेंट्रिकल सिस्टोल, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा यहाँ पे। और ये वाला जो होता है ना, टीम से यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बोलते हैं वेंट्रिकल रिपोलराइज। देखिए, रिपोलराइज, तो आप कहोगे एक बात को कि भाई रिपोलराइज के समय क्या होता है, डायलेटेशन होता है, और डिपोलराइज के समय क्या होता है, सिस्टोल होता है। तो आप इसमें देख रहे होंगे ग्राफ में कि 1, 2, 3 बोल दिए हैं, तो बाकी क्या हुआ, पहला बोले हैं एट्रियम सिस्टोल, दूसरा वेंट्रिकल सिस्टोल, और तीसरा बोले वेंट्रिकल डायस्टोल। तो भैया एट्रियम डायस्टोल कहाँ गया, तो देखिए एट्रियम डायस्टोल को हम कहते हैं एट्रियम रिपोलराइज। तो एट्रियम रिपोलराइज इसी के साथ मर्ज कर जाता है, जो कि ये पता नहीं चलता है इसी ग्राफ में। तो इसी ग्राफ में 3 बातें ध्यान दीजिएगा, इसी ग्राफ में 3 पार्ट ध्यान दीजिएगा। 3 पार्ट पे ध्यान दीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ दिक्कत नहीं होगी। पहला पार्ट एट्रियम सिस्टोल, जिसको एट्रियम डिपोलराइज। दूसरा पार्ट QRS कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डिपोलराइज। और तीसरा पार्ट T और U, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल रिपोलराइज, वेंट्रिकल डायस्टोल। ये 3 पार्ट में हमको पूरे ग्राफ को समझना है कि एट्रियम डिपोलराइजेशन के समय क्या हुआ, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन के समय क्या हुआ, और वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन के समय क्या हुआ। आइए एक एक करके बात करते हैं। जब आपके पास ग्राफ पेपर मिलता है जब भी, तो आप सबसे पहले क्या देखिए, पहले बताते देखिए। पहले सबसे पहले कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी करना है। देखिए, ये आपका है, जैसे हम इसको कई रिपीट कर देखिए, P, Q, R, S, T। चलिए U को अभी छोड़ रहे हैं समझने के लिए। अभी फिर से P, Q, R, S, T। देखिए बात को सुनिएगा, आप देख रहे हो ये R है, ये R है, और आपके बारे में मालूम होगा कि R जो होता है ECG ग्राफ में सबसे बड़ा वेव होता है। तो सबसे पहले आप एक एक करके याद रखिएगा। नंबर 1 क्या देखते हैं, R वेव को देखिए कितना हाइट है इसका। सबसे पहला, जिस ग्राफ में R वेव का हाइट अच्छा रहता है, समझिए उसका कार्डियक फंक्शन ठीक है उसका। लेकिन इसमें भी कितना तक रहना चाहिए वो भी आपको बताएंगे आपको पहले। तो पहला हो गया R वेव का हाइट। नंबर 2, R वेव 2 R के बीच का डिस्टेंस, 2 R के बीच का डिस्टेंस। देखिए एगो ER है, वो ER है, तो इसी तरह से 2 R के बीच का डिस्टेंस देखना होगा। इसको क्या कहते हैं,
लिखते जाएगा आर आर इंटरवल, यानी आर इंटरवल किसको बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू आर। तो इससे क्या पता लगाना है, देखना हमको है कि क्या हर आर के बीच में, जैसे दो आर के बीच में लार्ज स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4, मान लिया जाए दो आर के बीच में 4 गो लार्ज स्क्वायर है, ठीक है। लार्ज स्क्वायर का मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि स्मॉल स्क्वायर कितने होंगे, 20 होंगे। तो खैर हमको तो लार्ज स्क्वायर काउंट करते हैं ना, तो मान लीजिए दो आर के बीच में अगर 4 गो लार्ज स्क्वायर है, तो क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए 300 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, 75 बीट पर मिनट, यही क्या हो जाएगा मेरा हार्ट रेट। अब देखिए कितना अच्छा से निकल जाएगा आपका हार्ट रेट। निकालने का तरीका क्या हो गया, दो आर के बीच को आप देख लीजिए, लार्ज वाले कितने हैं उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका हार्ट रेट बन जाएगी। मान लिया जाए एग्जाम्पल कि दो के बीच में 5 गो आ गया, तो 5 को अगर लार्ज स्क्वायर होंगे तो कितना हो जाएंगे आपके, 300 में अगर 5 से अगर डिवाइड करेगा तो 60 हो जाएगा, यानी 60 बीट पर मिनट। मान लीजिए दो के बीच में अगर सब 6 गो आ गया, तो 6 का मतलब क्या हो गया, 50 बीट पर मिनट। तो देखिए जितना ज्यादा लार्ज स्क्वायर होगा, समझिए वह आपका पल्स रेट क्या हो जाएगा, उसमें बीच में क्या हो रहा है, 5 गो हो गया, यानी 50, यानी पल्स रेट डिक्रीज ब्रेडिकार्डिया, यानी आर और आर के बीच में अगर बाई जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। और अगर बाई घट जा रहा है, मान लीजिए सपोज है कि दो आर के बीच में 3 गो खाना है, तो कितना हो जाएगा 100, यानी पल्स रेट कितना हो जाएगा 100 बीट पर मिनट, जिसे क्या बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो आप यहाँ समझ में आ गया, ब्रेडिकार्डिया समझ में आ गया, टैकीकार्डिया समझ में आपको कि आर क्या, कि आर के बीच का जितना आपको होगा लार्ज स्क्वायर उतना से डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। अब एक सवाल एक और आया कि मान लीजिए सपोज एक और सवाल कि जरूरी तो नहीं कि 4 गो हो सकता है कि चलो लार्ज वाले 3 गो होगा और स्मॉल वाला 2 गो हो गया। देखिए बड़ी गौर से, तो अब इसे कैसे निकालेंगे पल्स रेट इसका, तो देखिए 2 तरीका है। या तो आप क्या कर सकते हो कि 300 में कितना 3.2 कर दीजिए, 3.2 से डिवाइड कर दीजिए, या तो एक तरीका यह है, और नहीं दूसरा तरीका क्या है कि आप 1500 में 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 कहाँ से आया, देखिए 5 गो लार्ज का मतलब होता है 5 3 15 और 2 गो स्मॉल, कितना हो गया 15 2 17। तो आप कहोगे तो 1500 से क्यों डिवाइड किए, तो देखिए आप पहले बताया कि पूरे ग्राफ पर 1500 स्मॉल स्क्वायर होते हैं और लार्ज स्क्वायर कितने होते हैं 300 होते हैं। तो पल्स रेट निकालने का एक तरीका हो गया। अब अगला ग्राफ में दूसरा क्या देखिएगा आप, अब देखिएगा कि आर और आर के बीच में क्या सबका आर और आर का बीच का डिस्टेंस इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिदम कहते हैं, नॉर्मल रिदम। और नहीं तो देख क्या रहे हैं कि किसी ग्राफ में देखिए आर और आर के बीच में 3 गो डिस्टेंस है, लार्ज स्क्वायर है, किसी में 4 देख रहे हैं, किसी में 2 देख रहे हैं, किसी में 1 देख रहे हैं, किसी में कुछ देख रहे हैं। इसका मतलब कि आपका जो हार्ट का जो रेट है वह अलग अलग बीट में अलग अलग है, रिदम उसका अब नॉर्मल है, इसको कहेंगे एरिदमिया कहेंगे, एरिदमिया बोलते हैं। चलिए इसी जिससे यह भी देख लिए कि आर और आर के बीच का डिस्टेंस अब नॉर्मल होगा, तो हम लोग रिदम पता कर लेंगे इसको हम लोग। अगला चीज, अब अगला हम लोग क्या देखते हैं, एक एक करके बात करते जा रहे हैं। देखिए अगला क्या होता है, पी वेव की गड़बड़ी। पी वेव क्या होता है कि नॉर्मल में देख रहे हैं कि पी वेव जो होता है ये आपको इस तरह का होता है, इसका टाइम कितना होता है 0.08 सेकेंड, और वोल्टेज इसका होता है 0.12 से लेकर 0.25 मिली वोल्ट। पिछले क्लास में इसको हम जिक्र किए थे कि कितना इसका वोल्टेज होना चाहिए ऊपर कितना इसका टाइम होना चाहिए, ये तो ग्राफ पे देखेंगे ना। तो टाइम कितना होना चाहिए 0.008 और वोल्टेज कितना 0.12 से लेके 0.25 मिली वोल्ट इसका वोल्टेज होता है। अगर बाय द वे किसी जैसे नॉर्मल देखिए, नॉर्मल ऐसा हो गया ना, नॉर्मल ऐसा हो गया, ग्राफ समझ में आ गया कैसे हो गया, ये नॉर्मल होगा ऐसा, यानी कि स्मॉल स्क्वायर यहाँ पे क्या, अगर बाय द वे किसी पेशेंट में ये ग्राफ छोटा हो गया, पहले आप नॉर्मल में पहले बड़ा हो गया इससे, अगर ऐसा हो गया ग्राफ, अगर सपोज दैट अगर ऐसा हो गया
इसको बोलते हैं राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, टॉल और पी वेव, राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी। नंबर 2, अगर इसका जो बेस बड़ा हो जाता है, नीचे वाला जो बेस होता है ना, ये बड़ा हो जाता है, बेस ऐसे हो गया, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी। बेस जिसका बड़ा हो जाएगा पी वेव का नीचे वाला बेस, तो उसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रोफी। तीसरा, अगर जिसका टॉल भी हो जाएगा और बेस भी बड़ा हो जाएगा, तब इसको क्या कहेंगे, तब उसको बोलेंगे बोथ एट्रियम हाइपरट्रोफी, यानी दोनों एट्रियम दोनों बड़ा रह जाएगा। बाय द वे कि राइट और लेफ्ट दोनों का अगर एट्रियम बड़ा हो जाएगा, तब इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ उसका, ये ऐसा ग्राफ, यानी कि दोनों एट्रियम राइट और लेफ्ट दोनों एट्रियम बड़ा हो चुका है, ये हम लोग क्या बोलते हैं, बोथ एट्रियम हाइपरट्रोफी। अब आते हैं अगला, अगर बाय द वे ये जो पी ग्राफ जो होता है, ये आपको एम शेप हो जाए, ऐसे हो जाता है, ऐसे, इसका मतलब बोलते हैं ऐसे नोट ब्लॉक 1 डिग्री ब्लॉक हो रहा है, ऐसे नोट ब्लॉक होने के करार पे है, एम शेप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम शेप पी वेव। तो ऐसा ग्राफ में अगर मिल जाए, बोला पहले की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका ऐसे नोट 1 डिग्री ब्लॉक की तरफ जा रहा है ना। अगर बाय द वे किसी पेशेंट का जो पी वेव है, सपोज दैट कि उसका पी वेव का जो वोल्टेज है एकदम डिमिनिश कर ऐसे हो गया है, इसका मतलब उस पेशेंट में बॉडी में सोडियम का लेवल घट गया है। ऐसा होने का मतलब क्या है, डिक्रीज सोडियम या डिहाइड्रेशन में ऐसा ग्राफ मिलता है आपको। अगर बाय द वे किसी पेशेंट में ये जो पी वेव है क्यूआरएस के बाद मिलता है, यहाँ मिलता है, इसका मतलब 2 डिग्री एसए नोट ब्लॉक, 2 डिग्री एसए नोट ब्लॉक, यानी क्यूआरएस के बाद मिलता है पी वेव, है ना। अगर किसी पेशेंट का जो ग्राफ फ्लैट हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्लैट पी वेव। तब फ्लैट का मतलब होता है जो एसए नोड है वो कंप्लीट ब्लॉक कर गया है, अब वो हार्ट काम एसए नोड काम करने वाला नहीं है, तो फ्लैट हो जाना मतलब क्या हो गया, बेस लाइन पे हो गया, उसको बोलते हैं कंप्लीट एसए नोड ब्लॉक बोलते हैं। और किसी पेशेंट में पी वेव नीचे हो जाता है, ऐसे हो गया है, इन्वर्ट बोलते हैं, इन्वर्ट पी वेव, इसका मतलब बॉडी में पोटासियम का लेवल बहुत हाई हो गया है, किडनी उसका फेल कर गया होगा, बॉडी में पोटासियम का लेवल हाई हो चुका है, उसके बॉडी में सोडियम का लेवल एकदम डिक्रीज कर गया है, या एडिशन सिंड्रोम में भी ऐसा होता है। इसमें भी ग्राफ में आपको इस तरह के मिल सकते हैं पी वेव में। तो आप पहला ग्राफ देख लिए पी वेव, जो एट्रियम सिस्टोल को बताता है, जो एट्रियम डिपोलाइजेशन को बताता है। अब जो इस सब चीज़ को कैसे देखेंगे, यही ग्राफ पर देखिएगा, इसी तरह से देखिएगा, पी वेव कभी ऐसे मिलेंगे, कभी फ्लैट मिलेगा, कभी नीचे हो जाएगी, तो इसी पे देखना हमको होता है ना ग्राफ पे। अब आइए नंबर 2 देखते हैं हम लोग, पी आर इंटरवल। देखिए पी आर इंटरवल किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पी है, यहाँ से जहाँ से पी स्टार्ट होता है वहाँ से लेके, और जहाँ आर स्टार्ट होती है यहाँ पे देखिए ये वाला, तो जहाँ से पी स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जहाँ आर स्टार्ट होती है वहाँ तक के, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं पी आर इंटरवल। पी आर किसको बोलते हैं, पी आर इंटरवल, याद रखिए, लिख लीजिएगा उसको, कि स्टार्टिंग ऑफ पी वेव टू स्टार्टिंग ऑफ आर वेव। अब जरा बताइए ग्राफ में कितना खाना गया था, देखिए 2 खाना स्मॉल वाला यहाँ पे, एक स्मॉल यहाँ पे, एक स्मॉल यहाँ पे, यानी पूरा कितना हो गया, 2 3 1 4, यानी टाइम कितना लगता है पी आर इंटरवल में, 0.16 सेकेंड। देखिए हम क्या बोले थे, देखिए यहाँ पर एक स्मॉल, 2 स्मॉल, 3 स्मॉल, 4 स्मॉल, इसके बाद नहीं इंटरवल है, यानी कि हम एक्स एक्सिस में क्या बोले थे, टाइम को बताता है। तो अगर बाय द वे किसी का यहाँ पे टाइम जो होता है पी आर इंटरवल, हमको काउंट करेंगे, यानी कि 4 वो ही मिलना चाहिए हमको, क्या इसके बीच में डिस्टेंस। अगर बाय द वे किसी पेशेंट में ये 4 से घट जाता है, यानी कि इसका टाइम कितना होता है, लेस देन 0.16 सेकेंड, और इसे घट गया, इसका मतलब टैकीकार्डिया बोलते हैं, टैकीकार्डिया, याद रखिएगा, घटने का मतलब टैकीकार्डिया बोलते हैं। या ऐसा भी हो सकता है वह मरीज में सोडियम का लेवल बहुत हाई है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोडियम होगा, बहुत ज़्यादा नमक खाने वालों को भी ऐसा होता है, और जिसमें ये इंटरवल ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी इसका टाइम जो है 0.16 से ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है, ए भी नोड ब्लॉक, यानी ए भी नोड जब ब्लॉक होता है, जब ए भी नोड ब्लॉक होता है, उसमें भी आपका जो फर्स्ट और सेकेंड डिग्री जो ब्लॉक होते हैं, तो उसमें पी आर इंटरवल बढ़ जाता है, और जिसका बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं, जितना जल्दी हो सके पेस मेकर लगवाओ आप, नहीं तो फिर कभी भी हार्ट बंद हो सकती है।
यानी जिसका पीआर इंटरवल अगर जिसका बड़ा हो जाता है उसको जल्द से जल्द हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की जांच कराते हैं, और हम लोग पेस मेकर के लिए भी हम लोग सलाह देते हैं। डायरेक्ट अभी नहीं, अभी और भी चीज़ देखते हैं इसमें, तब बताते हैं आपको हम। ये हम देखते हैं पीआर इंटरवल देख लेते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो दोनों चीज़ देख लिए। अब हम लोग अगला पॉइंट क्या देखते हैं इस ग्राफ में। देखते हैं ग्राफ को एक एक पॉइंट जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं ना, हर पॉइंट को देखिए एकदम मजा आएगा आपको ग्राफ देखने में, कोई टेंशन नहीं होगी आपको ग्राफ देखने में। अगला आपका जो क्यू वेव जो होता है ना, क्यू वेव किसको बताता है? सेप्टम डिपोलराइज को बताता है, सेप्टम डिपोलराइज को, जिसका क्यू वेव जो होता है वो गायब हो जाता है, अब्सेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है? उसका भी एबी नोड काम नहीं कर रहा है, एबी नोड ब्लॉक। याद रखिएगा कि पी वेव जो क्यू वेव वोल्टेज डिमिनिश्ड, यानी वहाँ क्या हो गया? एबी नोड ब्लॉक। और जिसका क्यू वेव बहुत नीचे रहता है, एकदम बहुत नीचे आ जाता है, इसका मतलब क्या? बहुत ज़्यादा अगर नीचे आने का मतलब क्या हो रही है कि यहाँ इसका डिपोलाइजेशन वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, यानी यह मरीज या तो इसके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है या इसके बॉडी में पोटासियम का लेवल बहुत हाई हो चुका है, यह भी दर्शाता है। लेकिन अब इससे ज़्यादा हमको मतलब नहीं है, हम लोग आगे चल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पूरे ग्राफ का हीरो बोलते हैं, सबसे ग्राफ का मेन है आर वेव। आर वेव का बारे में क्या होता है? देखिए आर वेव सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ वेव होता है बोलते हैं। इसका वोल्टेज कितना होता है? वोल्टेज होता है 1.6 से लेकर के 2.4 मिली वोल्ट, और टाइम कितना होता है इसका? 0.04 सेकेंड। देखिए अब किसी पेशेंट का अगर देखें कि अगर इसका जो वोल्टेज है 2.4 से ज़्यादा हो रहा है, 2.4 का मतलब कितना? बड़का वाला कितना टेबल? 5, क्योंकि एक टेबल का मतलब कितना होता है? 0.1 मिली वोल्ट, और 2.4 मतलब कि कितना? छोटका वाला 24 गो और बड़ा वाला 5 गो, यानी उतना टेबल से ज़्यादा जाने का मतलब क्या हो गया? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में आपका जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाता है। इस बात पे ध्यान देना होगा कि वोल्टेज ज़्यादा होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? वोल्टेज लेस देन 1.6 मिली वोल्ट, और 1.6 मिली वोल्ट से कम है, लेकिन 3 खाना से भी कम हो रही है, बड़ा वाला 3 खाना से नीचे हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हाइपोटेंशन। देखिए ऐसे हो गया, इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेंशन। ये ग्राफ छोटा हो जाएगी, तो हाइपोटेंशन में ऐसा होता है। दूसरा क्या होगा? मान लीजिए आर वेव अब्सेंट हो गया, तो आर वेव अब्सेंट का मतलब क्या? कार्डियक अरेस्ट। अब्सेंट ऑफ आर वेव का मतलब क्या हो गया? कार्डियक अरेस्ट। याद रखिए इस चीज को, आर वेव अब्सेंट मतलब कार्डियक अरेस्ट। अगला हो सकता है कि आर वेव जो होता है ना वो ऐसे नहीं होकर के ऐसे हो जाता हो, ऐसे एम से ऐसा हो जाता है। देखिएगा इसको क्या दर्शाते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के समय ऐसा वेव मिलेगा, आपको याद रखिएगा। हार्ट अटैक के समय जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होता है उस समय ग्राफ आपको इसी तरह कुछ हो जाते हैं। और या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जब मायोकार्डियल सेल डैमेज होता है ना, तो उसमें भी आपको ऊपर में आर वेव एम शेप के मिलेंगे आपको, क्योंकि ये आपको बताए थे ये वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को बताता है ये। और वो भी खास करके अगर बाय द वेंट्रिकल का जब इन्फार्क्शन होता है वो भी एंटीरियर पार्ट पे, तो ऐसा ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। एंटीरियर इन्फार्क्शन में ऐसा ही देखने को मिलता है आपको। इसके बाद जब हम और जब देखेंगे इसका, तो कभी कभी आपको जो आर वेव में जो है बीच में ही आपको ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन नॉर्मल ऐसा हो जाना चाहिए, बीच में ही 2 पार्ट में डिवाइड किया, वी शेप का हो गया। क्या बोलते हैं इसको? वी शेप आर वेव। वी शेप आर वेव पूछा जाता है, ये कब होता है? ये आपको मिलेगा एंजाइना पेक्टोरिस में या इस्केमिक हार्ट डिजीज के कंडीशन में, ऐसा ग्राफ आपको मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगला एस वेव के बारे में। एस वेव तो साथ चलते हैं। देखिए एस वेव में क्या होता है कि एस वेव किसको बताता है? ये बताता है आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल डिपोलराइजेशन। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के डिपोलराइजेशन को हम लोग बताते हैं किससे? उसको बताते हैं हम लोग एस वेव से बताते हैं। अब मान लीजिए सपोज कि किसी को इन्फाक्शन अगर होगा या अगर हार्ट काम नहीं करेगा, तो उसमें क्या होगा? ये एस वेव आपके क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे, अब्सेंट हो जाएंगे। चलिए इससे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। एसटी सेगमेंट इसको बोलते हैं। देखिए एसटी सेगमेंट, इसको एस बोलते हैं, इसको यहाँ टी बोलते हैं, दोनों का इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो एसटी सेगमेंट आइसो इलेक्ट्रिक होता है, ये आपको टाइम बताता है, इसको स्लो इजेक्शन फेज को बताता है इस समय। अब इस समय एट्रियम वेंट्रिकल सिस्टोल तो हो रहा है, लेकिन
बहुत स्लो मोशन में होता है, इसमें वोल्टेज का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलती है इसमें। लेकिन इसका अप्लाइड क्या होता है कि किसी किसी पेशेंट में ये जैसे देखिए पी क्यू आर और ये ऊपर हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ऐसा मतलब क्या हो गया कि उसका हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट का इंटीरियर पार्ट पे अटैक हुआ है। ये याद रखिएगा कि एंटीरियर और इंफीरियर इंफाक्शन होने पर, मायोकार्डियल में इंटीरियर इंफीरियर इंफाक्शन होने पे जो आपका एसटी सेगमेंट होता है बेस लाइन से ऊपर हो जाता है। देखिए ये बेस लाइन था, बेस लाइन से ऊपर हो जाता है, बेस लाइन से ऊपर हो गया ये, इसको बोलते हैं एंटीरियर या इंफीरियर मायोकार्डियल इंफाक्शन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे सबको ग्राफ ऐसे हो, देखिए पी क्यू आर एस, नीचे हो गया, सॉरी ये नीचे हो रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा, नीचे हो रहा है ये। इसका मतलब क्या होगा, ये तो बेस लाइन से नीचे आ गया। इसका मतलब लिखिएगा पोस्टीरियर एंड सुपीरियर मायोकार्डियल इंफाक्शन। ये भी आपको बताता है कि आपको ग्राफ देखिए बेस लाइन पे देख लीजिएगा, बेस लाइन से ऊपर हो गया तो इंटीरियर इंफाक्शन हो गया, बेस लाइन से नीचे हो गया तो इंफीरियर इंफाक्शन हो गया। ये आप जो है इंफाक्शन लगा सकते हैं इसको, तो इससे भी पता लगा सकते हैं। दूसरी बात है एसटी सेगमेंट का टाइम घट गया। अब टाइम घट गया इसका मतलब क्या हो गया, टैकीकार्डिया। टाइम घटना मतलब टैकीकार्डिया, और टाइम बढ़ गया इसका मतलब इसके पीछे टाइम बढ़ गया, जिससे मतलब क्या बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। किसका, सेगमेंट का टाइम है ना, सेगमेंट के टाइम के बारे में। अब अगर अगला जो वेव आता है टी वेव, देखिए टी वेव किसको बताता है, टी वेव आपका होता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। देखिए वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन में क्या होता है, वोल्टेज कितना, वोल्टेज लगता है 0.3 मिली वोल्ट और टाइम कितना 0.24 सेकेंड। देखिए इसका मतलब कि टी वेव देखिएगा तो ऊपर में आपको स्मॉल टेबल 3 हो जाएंगे, और अगर हम टाइम देखेंगे तो स्मॉल वाला टेबल 6 हो जाएगा, 6 स्मॉल टेबल। तो ये आपका टी वेव किसको बताता है, टी बताता है आपको वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकल डायस्टोल को बताता है। अब चलिए हम बात करते हैं अप्लाइड के बारे में। देखिए ऐसा टी वेव होता है, अगर टी वेव किसी का अगर अब 2 पार्ट में से डिवाइड कर दिया, ऐसे हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, इसका मतलब कि मायोकार्डियल मसल्स उसका वीक हो चुका है, मायोकार्डियल मसल वीक हो चुका है, कैल्शियम की